क्या आप रहने और काम करने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं और आपके जहन में फ्रांस आ रहा है, तो ये परफेक्ट है क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशल कंट्री है जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बदल देता है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि वहाँ जाने के लिए आपको वर्क वीज़ा की ज़रूरत होगी? अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ़्रांस में वर्क वीज़ा जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, आया आप ले सकते हैं कि नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी एप्लीकेशन प्रोसेस है, वैलिडिटी क्या है, फ़ीस और इस तरह की और बहुत सी अहम बातें हैं जो कि जहन में रखनी चाहिए। तो कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले आपने अच्छा सा काम कर लेना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है वीडियोस को, क्योंकि ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलें जी आगाज़ करती हूँ। पहले देखती हैं जिनको फ़्रांस वीज़ा चाहिए तो क्या वो फ़्रांस में वर्क वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका कितना लंबा स्टे है, शॉर्ट स्टे है या लॉन्ग स्टे है या क्या नेशनैलिटी है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आपका स्टे जो फ्रांस में 90 डेज़ से ऊपर है यानी लॉन्गर है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो पहले देख लेते हैं जिनका स्टे 90 डेज़ से ऊपर है। तो अगर वो EU या EEA मेंबर हैं तो वो वर्क वीज़ा जो उनके लिए वो फ़्रांस में ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो फ़्रांस में ऐसे ही आ सकते हैं। लेकिन बल्कि यहाँ एक आपको गूगल पे लिस्ट मिल जाएगी जो जिसमें ये पूरी लिस्ट होती है जिसमें कौन से कंट्रीज़ हैं उनको अलाउड होता है वीज़े के बगैर और कौन से होते हैं जिनको वीज़े की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अगर आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं अगर इस लिस्ट में उस मुल्क का नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लॉन्ग स्टे वीज़ा नहीं ले सकते, तो आपको शॉर्ट स्टे वर्क वीज़ा की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वर्क वीज़ा टाइप्स, यानी कितनी किस्म के होते हैं। तो 2 किस्म के जो वर्क वीज़ा हैं वो फ्रांस में जारी किए जाते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो एक किस्म है वो फ्रांस वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा। तो ये आपको इसमें वो शामिल हो सकते हैं जिन्हें है कि वो अलाउड है इस तरह ये वाला वीज़ा लेने में। तो इसमें वो काम भी कर सकते हैं और 1 साल तक इस कंट्री में स्टे करके फ़न कर सकते हैं और सिर्फ कुछ मुल्क ही हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड फॉर्म इसकी जो है उसको कहते हैं फ्रांस टैलेंट पासपोर्ट। तो इसमें ये है कि फ्रांस में टैलेंट पासपोर्ट का मतलब है कि आपको वर्क परमिट मिल सकता है। मतलब इसमें कि किसी अगर फ्रेंच एम्प्लॉयर की तरफ से आपको जॉब की ऑफ़र है तो तब भी कर सकती हैं या आप ख़ुद से भी ये हासिल कर सकते हैं। तो आप अगर इसके कैपेबल हैं तो आप ख़ुद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा और ख़ुद अपनी जो है मर्ज़ी के मुताबिक ओन सेटअप जो आपकी कंपनी है बिज़नेस तो वो खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए जी आगे स्टेप आ जाता है कि हम किस तरह हाउ टू अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये मुख्तलिफ़ टाइप्स के ये वर्क वीज़ा होते हैं फ्रांस में। तो और मुख्तलिफ़ इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी डिफरेंट होता है क्योंकि ज़ाहिर जिस हिसाब से आपका अपना वो होगा मतलब आप अपने शो करेंगे इंटरेस्ट उस हिसाब से वो एप्लीकेशन के प्रोसेस होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसके ऊपर बात करते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके एलिजिबल हैं इसके लिए। तो आपने कुछ भी करने से पहले रिसर्च करनी है, रिसर्च द रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्रांस वीज़ा और वर्किंग देयर। तो अगर आप तो क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं क्वालिफाई हैं तो आप किसी और तरीके से इनकी कंडीशन को पूरा कर सकते हैं चेंज करके। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वीज़ा 2 किस्म के होते हैं, शॉर्ट स्टे जो कि 90 डेज़ तक होता है और जो लॉन्गर स्टे वाला वीज़ा है वो 90 डेज़ से ऊपर मिनिमम साल तक जा सकता है। तो स्टेप 3 में देखेंगे कि हमने गेट और जॉब ऑफ़र के सबसे पहले हमें जॉब की ऑफ़र लेनी है। और अगर आप ऐसे एम्प्लॉयड की तरह काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जॉब की ऑफ़र आपने ढूंढनी है। तो ढूंढते वक्त आपको ये बात जहन में लाजमी रखनी है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उस सबसे पहले उसके साथ एप्लीकेशन प्रोसेस से कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने जॉब जो है वो तलाश करनी है और ऐसी ऑफ़र जो कि एम्प्लॉयर तक आपको पहुंचाए। तो आपने उसके साथ ऐसे एम्प्लॉयर की तलाश करनी है और जॉब जो है सबसे पहले वो फाइंड करनी है। तो आपको ये जॉब तलाश करके तो उसको आप उसकी जो ऑफ़र्स होती हैं उस कंडीशन पे आपने उसके साथ एग्री होना है और कॉन्ट्रैक्ट लेना है। क्योंकि जब आप ऑफिशियल जो फ्रेंच ऑफिशियल्स हैं ना वो आपसे इस का प्रूफ मांग सकते हैं कि आपने पहले जॉब सर्च कर रही है और सारी कंडीशन आपने ओके की है और आपके पास कॉन्ट्रा है। तो ये जॉब ऑफ़र है तो जो आपने सर्च की होगी तो इसकी रिक्वायरमेंट जो मिनिमम स्मिक है वो
1680 होनी चाहिए पर मंथ, और अगर एक दिन के हिसाब से है तो तकरीबन 16 यूरो पर आवर बनते हैं इन 2024 में। तो चौथा जो स्टेप है वो आ जाता है कि आपने रिहाइश का परमिट जो है वो हासिल करना है, क्योंकि ये आपका परमिशन अगर आप होगी वर्क वीज़ा के लिए तो तब मतलब वहाँ रिहाइश की तो तभी आप फ्रांस में एंटर कर सकते हैं। तो आप तभी फ्रांस में एंटर कर सकते हैं, वहाँ जाकर जो जॉब कर सकते हैं, और तभी आपको इजाज़त मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी जो कि फ़्रांस में ऑफिशियल्स की तरफ से आपको इशू हुआ हुआ होगा। तो जब आपकी एम्प्लॉयर के साथ इन सारी कंडीशन पे जो है वो एग्री हो जाते हैं तो तब आप जो है कॉन्ट्रा लेने के लिए, तो तब फिर आप अपनी इस एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ही है या शी है जो भी। तो अगर आप इस तरह साइंटिस्ट या रिसर्चर के तौर पर बाहर आना चाहते हैं तो फिर जो आपका एम्प्लॉयर है वो जो गवर्नमेंट की कन्वेंशन कोई है वहाँ उसको जाना पड़ेगा, और उसके लिए जो लॉन्ग स्टे वीज़ा है 90 डेज से ऊपर तो उसकी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसके आगे डिमांड करेगा, और जब मिनिस्ट्री ऑफ जो ये होते हैं लेबर वो उनकी परमिशन मिल जाएगी तो ये उसको फिर वो ऑफिस यहाँ है ऊफ़ी का, वहाँ फ्रेंच ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन एंड इंट्रागेशन इसको कहते हैं, तो वहाँ वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो फाइल करेगा और वहाँ से परमिशन लेगा। जब ऊफ़ी से ओके हो जाएगा तो तब ये ऊफ़ी खुद ही जो परमिट है उसको फ्रेंच एम्बेसी जो मुल्क के अंदर बनी हुई होती है, जैसे आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेंच एम्बेसी है ना उनको वो उधर भेज देंगे। और तब आपने जिस तरह अप्लाई की तरह आपने अप्लाई किया हुआ होगा तो फ्रेंच एम्बेसी जो है फिर वो आपको वर्क वीज़ा इशू कर देगी। यहाँ पर आ जाता है जी स्टेप 5 कि आपने अब एप्लीकेशन जो है वहाँ फ्रेंच एम्बेसी से जो कि आपके मुल्क में है वहाँ से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म उनसे लेना है। आपने जहन में ये एक बात रखनी है तो कि कंप्लीट जो अप्रोप्रिएट तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बेशक शॉर्ट स्टे है या लॉन्ग स्टे है तो इन दोनों के फॉर्म्स भी अलग-अलग होंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने वो फॉर्म लेना है और एक्स्ट्रा केयर के साथ उसको फिल करना है, और आपने फोकस रखना है जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें डाल रहे हैं वो बिल्कुल रियल है और सही इंफॉर्मेशन इसमें इनपुट कर रहे हैं। तो इसमें जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। इसके बाद आपने इसका प्रिंट करना है, इस पर डेट डालनी है और इस पर साइन कर लेनी है। तो इसके बाद आ जाता है स्टेप 6, इसमें आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट ले लेनी है। उसके बाद आ जाता है 7 स्टेप, तो इसमें आपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट उनसे ले लेनी है। तो जो ये वीज़ा अपॉइंटमेंट है आपने एम्बेसी से फ़ोन कॉल पे भी ले सकते हैं या वेबसाइट के ज़रिए भी ले सकते हैं या किसी और पर्सन के ज़रिए भी वहाँ से वेबसाइट आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आपने इसका एग्जैक्ट डेट और टाइम वो जहन में रखना है, और जो है सबमिट कराने के डॉक्यूमेंट्स टाइम परफेक्ट आपने उस टाइम पर वहाँ पहुँचना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करवाने हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जी स्टेप 8, जिसमें आपने ये जो आपने अपॉइंटमेंट ली थी उस पर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। उनकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो सबमिट आपने करनी है, और यहाँ रश भी हो सकती है इसलिए आपने टाइम से कुछ पहले ही चले जाना है और अच्छे तरीके से जो है अपनी सारी रिक्वायरमेंट उनको करनी है, फ़ीस पे ये करनी है, और जिस तरह आपका मतलब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा की फॉर्म, उस तरह आपने फ़ीस पे ये करनी है। और जो रिसिप्ट आपको मिलेगी वो लाजमी आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आने वाले वक्त में जो ऑफिसर है वो आपसे ये डिमांड कर सकता है कि शो करें क्या प्रूफ कि आपने फ़ीस जमा करवाई थी। तो इस इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जा सकता है आपके विज़िट के बारे में और आपके बैकग्राउंड के बारे में। तो ये उसको अच्छी तरह जो है जवाब देने के बाद फिर आपने वीज़ा जो प्रोसेस है उसका इंतज़ार करना है जब तक कि फ्रेंच एम्बेसी से आपका ये वीज़ा लग जाता है। तो लेकिन ये है कि आप जाने से पहले उनसे डिमांड कर सकते हैं कि कितना टाइम वगैरह लगेगा प्रोसेस करने में। और तो जब आपका ये वीज़ा लग जाएगा तो ये ख़ुद ही आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आप जाकर ले सकते हैं। और जब आपको ये एक दफ़ा मिल जाता है तो फिर मुबारक हो, तो अब आप फ्रांस में आने के लिए तैयार हैं। तो इसके साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या आप जो है रेजिडेंस परमिट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसमें EU नेशनल नहीं है तो फिर आपको ये जो लंबे अरसे के लिए जो स्टे करना है तो इसके लिए यानी 3 मंथ से ज़्यादा तो आपको ये परमिट जो रेजिडेंस परमिट वो लाजमी है अप्लाई करना। तो इसके लिए आपको फ्रांस में जो ऊफ़ी का कोई भी नज़दीक कोई दफ्तर है उसकी आपको तलाश करनी पड़ेगी और उसके साथ शेड्यूल अपनी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है आप इकट्ठे करें जो कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपने इस ऊफ़ी के दफ्तर पे
टाइम पे अपॉइंटमेंट के दिन अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी फॉर्म कंप्लीट करते हुए ये बात एक जहन में रखनी है। तो जब आप उफ़ी की भी ये रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर देंगे तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा देगा, जिसका मतलब है कि आपको फ्रांस में लीगल तौर पर आपको स्टे करने की इजाज़त है। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग वेरी इन्फॉर्मेटिव आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मैं सेकंड व्लॉग बनाऊँगी, तो उसमें आपको बताऊँगी कि ये जो फ्रेंच वर्क वीज़ा है उसकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे आपने लेनी है, कैसे इसको फ़िल करना है, और क्या क्या उस पर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सारा कुछ। तो आपको आने वाले व्लॉग में ये सब इन्फॉर्मेशन बाकी की मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।